I just want to know कि today I will cover one of the most popular romances of विलियम शेक्सपियर, जो एक क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन पूरी बात जो है हम लोग विलियम शेक्सपियर का एक रोमांस है जिसे द टेम्पेस्ट कहा जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन जो है हमने हेडिंग डाला कि 50 एमसीक्यू ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। लेकिन ये जो 50 एमसीक्यू ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, उसमें एक पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर द टेम्पेस्ट होगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना द टेम्पेस्ट पे पूरी बात कर ले। तो आज और कल की 2 दिन की क्लास में हम लोग द टेम्पेस्ट पे बात करेंगे। कल हम द टेम्पेस्ट की पूरी स्टोरी आपके साथ लाइव यूट्यूब चैनल पे आके शेयर करेंगे। आज हम कुछ बेसिक चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इन जीआईसी मेंस एग्जामिनेशन, टीजीटी, पीजीटी में ये पूछा जा चुका है, तो उसको लेकर के बात करेंगे। क्वेश्चन 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इसमें से कौन सा एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नहीं है। आंसर दे रहा है मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो। मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो ये तीनों शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। द टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ना हो करके क्या है, रोमांस है। तो मैंने ये कहा कि जो आंसर द टेम्पेस्ट दिया गया है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिटेल में मैं पूरे के पूरे प्ले को ही कवर करूं, क्योंकि एक लाइन में अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारा चीज आपको समझ में आ तो जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, लेकिन बहुत सारी चीजें मन में रहेगी कि व्हाट इज द टेम्पेस्ट, कैरेक्टर्स क्या है, थीम क्या है, इन सब चीजों को भी लेकर के। तो एक एक लाइन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। द टेम्पेस्ट इज क्लासिफाइड एज अ रोमांस। जो टेम्पेस्ट प्ले है, ऐसा कहा जाता है, ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले है जो 1610 और 1611 ईस्वी के बीच में लिखा गया। और यह एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जो कि रोमांस की शक्ल में है। रोमांस की शक्ल का मतलब इसका जो टाइप है, ये रोमांस की कैटेगरी में आता है। अब सवाल उठता है कि रोमांस कैसा प्ले होता है, या लिटरेचर का कौन सा फॉर्म रोमांस की कैटेगरी में आता है। नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा प्ले जहां पे रोमांटिसिज्म जैसा स्पिरिट दिखाया गया होगा, जहां पे जिसमें इमेजिनेशन होगा, ब्यूटी होगी, और बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाई गई होगी, जो कि आइलैंड होगा, जहां पे फेरीज का भी जिक्र होगा, नेचुरल प्लेस होगा, इस तरह की चीजें जो है, जिसमें खास करके इमेजिनेशन होगा, ब्यूटी होगा, लव लव मेकिंग एटमॉस्फियर होगा। तो वो सारी चीजें किस कैटेगरी में आती है, वो सारी चीजें रोमांस की कैटेगरी में आती है। आई एम टेलिंग हियर कि जो द टेम्पेस्ट है, यह रोमांस का भी उदाहरण है, और कुछ लोग इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी मानते हैं, लेकिन ये प्योर ट्रेजिडी नहीं है। द पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज दैट कि इट्स अ रोमांस, इट्स नॉट अ प्योर ट्रेजिडी, बट इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजी कॉमेडी भी इसका एग्जाम्पल। कैसे ट्रेजी कॉमेडी है, इस पर कल हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन रोमांस कैसे है इस पर आज हम बात करेंगे। Probably it was written in 1610 1611, ये 1610 और 11 ईस्वी में लिखा गया। मैं सिद्धार्थ जी को, महविश जी को, आयुष्मान जी को, समथिंग मोहम्मद टी करके है, और सारिका मैम, प्रीति यादव, सैफुद्दीन, जोया, विनीता को मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि वी हैव बीन कवरिंग द टेम्पेस्ट, विलियम शेक्सपियर्स रोमांस और प्ले दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोमांसेस ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो 1610-11 ईस्वी में लिखा गया, और ये उनका लास्ट प्ले माना जाता है। और ये किसका एग्जाम्पल है, रोमांस या ट्रेजिक कॉमेडी का। इसमें क्या दिखाया गया, एंड थॉट टू बी वन ऑफ द लास्ट प्लेस, और ऐसा कहा जाता है यह शेक्सपियर का लास्ट प्ले था दैट ही रोट एलोन, जिसको उन्होंने अकेले लिखा, और जो भी प्ले थे उसमें कोई ना कोई को आथर रहा है। तो अभी तक क्या क्या पॉइंट आया, अभी तक जो पॉइंट आया कि द टेम्पेस्ट एक रोमांस है या ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है, या शेक्सपियर का लास्ट प्ले रहा है, 1610-11 ईस्वी में इसे लिखा गया। आफ्टर द फर्स्ट सीन, इसका जो पहला सीन है वो कहां पर, आफ्टर द फर्स्ट सीन विच टेक्स प्लेस ऑन अ शिप, पहला सीन जो होता है कहां पर, एक शिप पर घटित होता है। कहां पर, एट सी ड्यूरिंग अ टेम्पेस्ट, एक समुद्र के पास या समुद्र के किनारे जो है पहला सीन दिखाया जाता है कि एक शिप पर कुछ लोग सवार है, और तभी क्या होता है, वहां पे एक समुद्री तूफान आ जाता है, टेम्पेस्ट आ जाता है।
द रेस्ट ऑफ द स्टोरी सेट ऑन अ रिमोट आइलैंड। उसके बाद जो है, जो पूरी सीन है या जो पूरी कहानी है, वो एक आइलैंड में जो जाकर के घटित होती है। और यह आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पर कि इंसान नहीं रहते, बल्कि जो है कुछ दूसरे सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स, जैसे एरियल है, सिकोरैक्स जो विच है वो रहती है। तो इंसान जो है अपनी जहाज के साथ उस आइलैंड पे जाते हैं और उसको कोलोनाइज कर लेते हैं। तो ये पोस्ट कोलोनियल स्टडी या कोलोनियल स्टडी का भी एक बेहतरीन प्ले है। ये पूछा जाता है कि शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसमें कोलोनियलिज्म को दिखाया गया है, तो दैट इज द टेम्पेस्ट। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जब जहाज वहां पर समुद्री तूफान आता है, जहाज जो है क्या होता है, दिशा भटक जाता है, तो एक आइलैंड में जाके रुक जाता है। वेयर प्रॉस्पिरो, उस आइलैंड में एक कैरेक्टर है जिसका नाम प्रॉस्पिरो है, जहां पे प्रॉस्पिरो अ विजर्ड और एक विजर्ड लिव्स विद हिज डॉटर मिरांडा एंड हिज टू सर्वेंट्स। जहां पे प्रॉस्पिरो एक विजार्ड रहते हैं अपनी डॉटर मिरांडा के साथ और टू सर्वेंट्स के साथ। एक और कैरेक्टर है कैलिबन। ये सारे कैरेक्टर आप ध्यान में रखिएगा, प्रॉस्पिरो को ध्यान में रखना है और किसको ध्यान में रखना है, मिरांडा। कई बार ये पूछा जा चुका है कि प्ले की हीरोइन कौन है, मिरांडा है। मैंने बताया कि कहानी कल मैं बताऊंगा, चूंकि आज काफी मैटर इसमें ये संभव नहीं कि आज ही पूरी कहानी बताई जा सके। आज आपको ये बताया जा रहा है कि प्ले में क्या क्या होता है। पहली जो सीन है वो समुद्र में होती, समुद्र के किनारे, जहां पे शिप पे कुछ लोग सवार हैं, तभी समुद्री तूफान आ जाता है और शिप एक आइलैंड में जाकर के रुकती है। वहां पर प्रॉस्पिरो, मिरांडा और साथ ही साथ एक आप कह सकते हैं कि कैलिबन और दो सर्वेंट्स वगैरह वहां है। एक इसके अलावा कैलिबन और सेवेज मॉन्स्टर, कैलिबन नाम का एक जो है मॉन्स्टर है, जो एक बड़ा असभ्य अनकल्चर्ड आप कह सकते हैं कि राक्षसी किस्म का एक वहां पे रहता फिगर है। और एक कैरेक्टर एरियल है जो कि हवाओं को कंट्रोल करता है। एंड एरी स्पिरिट, वह क्या है, एरी स्पिरिट है। ये सुपर नेचुरल कैरेक्टर है। कौन कौन से, कैलिबन और एरियल। एरियल क्या करता है, हवाओं को कंट्रोल करता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरियल इज द कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट हु कंट्रोल्स एयर। वह एक एरी स्पिरिट है। द प्ले कंटेन्स म्यूजिक, प्ले में म्यूजिक है एंड सॉन्ग्स है दैट इवोक द स्पिरिट ऑफ इंचैंटमेंट, जिसमें जो है एक तरह से आकर्षण है या जादू का एक सिचुएशन बनता है उस आइलैंड में। पूरे प्ले में जो पूछूं कि पूरा प्ले कहाँ पर, एक आइलैंड में घटित होता है और वहां पर जो है लव भी है, म्यूजिक भी है, डांस भी है और एक इंचैंटमेंट जैसा इन्वायरमेंट तैयार होता है। वहां पे कुछ बाहर के लोग गए हुए, बाहर के जो लोग गए हुए हैं उसमें मिरांडा है, उसमें प्रॉस्पिरो है, ये लोग हैं। लेकिन उस आइलैंड में कुछ लोग पहले से रह रहे हैं जिसमें एरियल है और कैलिबन है। तो बाहर से गए हुए लोग और जो वहां के निवासी है, उनमें क्या होगी, उनमें क्लैश होगा, टक्कर होगी। जो बाहर से गया हुआ आदमी है वो अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को उन पर थोपेगा, जो कोलोनियलिज्म का प्रतीक होता है। अब उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें थीम क्या है। इट एक्सप्लोर्स मेनी थीम्स, इसमें कई थीम है, इंक्लूडिंग मैजिक को लेके बात की गई है, बिट्रायल को, धोखा भी है, रिवेंज भी है एंड फैमिली इशूज को भी लेकर के बात किया गया है। इन एक्ट फिफ्थ अ वेडिंग मास्क, एक्ट फोर्थ में एक वेडिंग मास्क भी होता है। सर्व्स एज अ प्ले विद इन प्ले, प्ले विद इन प्ले एक सीन होता है, प्ले विद इन प्ले, जिसको बाउस ट्रैप थियरी कहा जाता है। और ये जो है हैमलेट में भी रहा है। तो आई जस्ट वांट टू से यू की प्ले में वो भी कौन सा एक्ट है, एक्ट फोर्थ में एक वेडिंग मास्क है जो किसके माध्यम से सर्व किया जाता है, प्ले विद इन प्ले के माध्यम से, एंड कंट्रीब्यूट्स स्पेक्टेकल एलिग्री। इसके अलावा उसमें एलिग्री का भी जिक्र आता है और एलिवेटेड लैंग्वेज वगैरह भी यूज किया जाता है। मास्क क्या है, एक तरह का प्ले होता था, टाइप्स ऑफ प्ले होता था जिसमें डांस और म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज होता था। तो इस एक मास्क भी इसमें यूज किया गया है। द टेम्पेस्ट हैज बीन पुट टू वेरीड इंटरप्रिटेशंस, करे टेम्पेस्ट को कई ढंग से इंटरप्रेट किया गया। फ्रॉम दोज हु सी इट एज अ फेबल, कुछ लोग तो इसे फेबल के रूप में देखते हैं,
फेबल एक ऐसी कहानी जिसमें एनिमल ह्यूमन जैसा बिहेव करते हैं। ऑफ आर्ट एंड क्रिएशन विद, इसको आर्ट और क्रिएशन की भी निगाह से देखा गया है, विद प्रास्पिरो रिप्रेजेंटिंग शेक्सपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रास्पिरो कैरेक्टर है ये खुद शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने अपने जीवन को प्रास्पिरो के माध्यम से प्रेजेंट किया हुआ है। तो अभी तक कितने कैरेक्टर आए हैं? प्रास्पिरो आए हैं, मिरांडा आई हुई है, कैलिबन आए हुए हैं, एरियल है जो कि एरी स्पिरिट है। पूरे जो है ड्रामा है वो एक आइलैंड में घटित होता है, लेकिन जो पहली सीन है वो कहाँ पर घटित हुई है? समुद्र में घटित हुआ है, जहाँ पे टेम्पेस्ट आता है और वो शिप रेकिंग होता है और जा करके वो किसी आइलैंड में उसके उस पे सवार लोग रुकते हैं। एक और जो बात बताई गई है कि एक्ट फोर्थ में जो है मास्क का यूज किया गया है, जो प्ले विद इन प्ले के माध्यम से हमारे सामने आता है। मास्क क्या है? अ टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं उसमें रोमांस होता है और लव है, डांस है, म्यूजिक है, इस तरह की चीजें दिखाई जाती है। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? या इन सबको क्लियर यस हो रहा है सर। यहाँ तक? यस सर। यस सर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। दूसरी जो शीट है उसमें मैंने बताया कि पूरे प्ले में एक चीज है, वो क्या है? मैजिक को, जादू को लेकर के बात किया गया है। सिग्नलिंग शेक्सपियर्स फेयरवेल, जो कैरेक्टर प्रास्पिरो है उसको जादू पर कमांड है और वो अपने जादू को लास्ट में छोड़ देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर को जैसे ड्रामा लिखने पर कमांड था और शेक्सपियर ने लास्ट में इस प्ले के लिखने के बाद उन्होंने राइटिंग को अलविदा कहा, उसी तरह से ऐसा लगता है कि उन्होंने भी इस चीज को अलविदा कह दिया। Signaling Shakespeare's farewell to the stage to interpretation that consider it an allegory of European colonizing और कुछ लोग इसको जो है इस तरह से भी देखते हैं कि यह यूरोपियन कोलोनाइजिंग को दिखाता है कि यूरोप के राष्ट्र उस समय, चाहे फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, डच हो, वो दूसरी जगहों पर जा करके दूसरे साम्राज्य पर का अतिक्रमण करते थे, उसको अपने कब्जे में लेते थे। शायद इस चीज को भी इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। जो कैरेक्टर्स है वो आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रॉस्पिरो जो कैरेक्टर है ये क्या है? द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है। राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, मिलान एक जगह का नाम है। उसका सही उत्तराधिकारी कौन है? प्रॉस्पिरो ही है, लेकिन जिसे उस साम्राज्य से निकाल दिया जाता है। मैंने कहा स्टोरी कल मैं आपको बताऊंगा, इवन स्टोरी मैंने पहले भी बताया, उसका एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो प्रॉस्पिरो क्या है? राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है और एक मैजिशियन है। मिरांडा क्या कौन है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? प्रॉस्पिरो की डॉटर है। एरियल कौन है? एक स्पिरिट है इज सर्विस टू प्रॉस्पिरो, जो कि प्रॉस्पिरो को सर्विस करता है। कैलिबन कौन है? एंड इंस्लेव्ड सर्वेंट ऑफ प्रॉस्पिरो। कैलिबन जो है एक गुलाम है, इंस्लेव्ड है, उसे मानव की भाषा नहीं पता। चूंकि मानव जब कहीं पर किसी दूसरे आता, अपना कल्चर सिखाता, तो इसमें कोलोनियलिज्म भी है। और जिस आइलैंड में मिरांडा और प्रॉस्पिरो जा करके रुकते हैं वो आइलैंड कैलिबन का था, लेकिन कैलिबन के आइलैंड को इन्होंने छीना और अपनी कल्चर, अपनी भाषा को उसके ऊपर थोपा और कैलिबन को इन लोगों ने गुलाम बना लिया। तो कैलिबन गुलाम बन जाता है किसका? प्रॉस्पिरो का। एलांजो कौन है? किंग ऑफ नैपल्स है। नैपल्स एक जगह का नाम है। सिबेस्टियन कौन है? ये नैपल्स के ब्रदर है, मानी यानी कि एलांजो के ब्रदर है। नैपल्स ब्रदर, नैपल्स का मतलब कि एलांजो। एलांजो एक कैरेक्टर है जो किंग ऑफ नैपल्स है। सिबेस्टियन कौन है? नैपल्स ब्रदर है। एंटोनियो कौन है? प्रॉस्पिरोस ब्रदर। एंटोनियो का मतलब और सी जो मिलान का जो राइट ड्यूक ऑफ मिलान है, उनकी उस पोस्ट को छीन लिया था और मजबूर कर दिया था उनको वहां से जाने के लिए। तो एक चीज आपको ये भी समझना है कि एंटोनियो और प्रॉस्पिरो दोनों भाई हैं, लेकिन एंटोनियो ने मजबूर कर दिया था प्रॉस्पिरो को उस जगह को छोड़ने के लिए। फर्डिनांड कौन है? एलांजो सन है। एलांजो जो किंग ऑफ नेपल्स है, फर्डिनांड एलांजो सन है। गोंजालो
एंड ऑनेस्ट, ये कैरेक्टर कई बार पूछा जा चुका है। गोंजालो किसमें? गोंजालो एक ऑनेस्ट मैन है और ओल्ड काउंसिलर है, जो किसमें? ड्यूक ऑफ मिलान के जो है राज्य में। फिर है एड्रियान अलार्ड सर्विंग अंडर एलांजो। एड्रियान एक जो है सर्वेंट है जो एलांजो के अंडर में काम कर रहे हैं। फ्रांसिस्को भी जो है सर्वेंट है, अलार्ड सर्विंग अंडर एलांजो, एलांजो के अंडर में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं प्ले की जनरल बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को लेकर के बात कर रहे हैं। शीट नंबर 3 में भी है कि एक है कैरेक्टर ट्रिंक्यूलो। ट्रिंक्यूलो कौन है? द किंग्स जेस्टर है, ये भी पूछा जा चुका है, जो कि क्लाउड का काम करता है। स्टीफानो द किंग्स ड्रंकन बटलर। जूनो रोमियो गॉडेस ऑफ मैरिज। रोमियो गॉडेस ऑफ मैरिज है, सॉरी रोमियो की नहीं, रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज होना चाहिए था। सीरस कौन है? रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर है। इरिस कौन है? ग्रीक गॉडेस ऑफ रेनबो एंड मैसेंजर ऑफ द गॉड्स है। मास्टर ऑफ द शिप्स है। बोट्सवेल कौन है? सर्वेंट ऑफ द मास्टर है। तो ये इतना कैरेक्टर था जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने कैरेक्टर को जानने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? प्रास्पिरो ध्यान में रखना है, मिरांडा आपको ध्यान में रखना है, आपको एंटोनियो ध्यान में रखना है, गोंजालो आपको ध्यान में रखना है, और जो भी बताएंगे वो सारी चीजें। एरियल आपको ध्यान में रखना है, कैलिबन आपको ध्यान में रखना है, सिकोरैक्स एक कैरेक्टर है उसको ध्यान में रखना है। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था मास्क, मैंने टर्म लिया हुआ। मास्क क्या होता है? मास्क जो है ये जो जनरल बातें थी द टेम्पेस्ट से रिलेटेड वो हो चुकी है, लेकिन टेम्पेस्ट से जुड़ा हुआ जो लिटरेरी टर्म था हम लोग उसको बात कर रहे हैं। मास्क क्या है? मास्क जो है रिनेशा इंग्लैंड में एक फेस्टिव कोर्टली इंटरटेनमेंट होता था। राजा या रानी के दरबार में जो है क्या हुआ था कि सबको दावत दी जाती थी और बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या करते थे, अपने चेहरे पर मास्क लगा करके डांस करते थे। उसमें म्यूजिक होता था, सिंगिंग होती थी। तो उस पूरे फेस्टिव कोर्टली इंटरटेनमेंट को क्या कहा जाता था? मास्क कहा जाता था, जिसमें म्यूजिक होता था, डांस होता था और कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी है और एलाबोरेट सेट्स वगैरह होते थे। तो अगर कभी भी मास्क को पूछा जाता है क्या था, तो आपको बताना है कि मास्क एक फेस्टिव कोर्टली इंटरटेनमेंट, किसी राजा या रानी के दरबार में किसी विशेष अकेजन पर जब बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते थे, उनको दावत दी जाती थी, तो उनके इंटरटेनमेंट के लिए कुछ कैरेक्टर्स क्या करते थे, अपने चेहरे पर मास्क धारण करते थे, वे डांस करते थे, सिंगिंग करते थे और म्यूजिक का भी यूज किया जाता था। और ये किसमें होता था? ड्रामा में। एक दूसरा टर्म है कॉमेडिया डेल आर्ट। ऐसा कहा जाता है कि जो टेम्पेस्ट है वो इटालियन कॉमेडी को के स्ट्रक्चर को लिया हुआ है। तो कॉमेडिया डेल आर्ट क्या है? द टेम्पेस्ट में टेक इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल इटालियन कॉमेडिया डेल आर्ट। इटली में जो कॉमेडी शुरू में आई थी उसको कॉमेडिया डेल आर्ट कहा गया था, और ऐसा कहा जाता है उसी स्ट्रक्चर को द टेम्पेस्ट ने भी फॉलो किया है। एंड अर्ली फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर, यह एक ट्रेडिशनल थिएटर का अर्ली फॉर्म था, शुरू में यही था, ओरिजिनली फ्रॉम इटालियन। और इसकी ओरिजिन कहाँ पे होती है? इटालियन थिएटर से होती है। दैट वाज पॉपुलर थ्रू आउट यूरोप बिटवीन द 16th एंड 18th सेंचुरी। और ये यूरोप में 16वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो कॉमेडिया डेल आर्ट क्या है? एक तरह का थिएटर है जो जिसकी उत्पत्ति इटली में हुई है, लेकिन इंग्लैंड में भी ये आया हुआ था। कब से कब तक था? 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में काफी पॉपुलर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि द टेम्पेस्ट फर्स्ट अपीयर्ड, जो प्ले टेम्पेस्ट है ये 1623 ईस्वी में पहली बार अपीयर्ड हुआ था। किसमें? याद होगा शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है, जिसे कलेक्शन ऑफ प्लेस कहा जाता है, वो 1623 में आया हुआ था और उसी समय इसको जो है उसमें शामिल किया गया था।
जो कलेक्शन ऑफ प्लेस था उसमें टोटल कितने प्लेस थे? 36 प्लेस थे। और उसका नाम, ये चीज जरूर ध्यान रखिए, ये आज मुझे भी मतलब मेरी निगाह से गुजरा था, बट आई फॉरगॉट। जो पहला फोलियो आया था, जो कलेक्शन था 36 प्लेस का, उसका जो टाइटल था क्या था? मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज। मिस्टर विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी को, हिस्ट्री को, ट्रेजिडीज को, सबको शामिल करके एक फोलियो। तो नाम क्या रखा गया? मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज, पब्लिश्ड अकॉर्डिंगली टू द ट्रू एंड ओरिजिनल, जो कि ट्रू और ओरिजिनल है। कॉपीज विच इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट फोलियो, और इस कॉपी को क्या नाम दिया गया? फर्स्ट फोलियो नाम दिया गया है। द प्लेस इंक्लूडिंग द टेम्पेस्ट, इसी फोलियो में द टेम्पेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। वर गेदर्ड, और इसको गेदरिंग किया गया, एडिट किया गया किसके द्वारा? जॉन हेमिंग्स और कॉर्डेल के द्वारा, हेनरी कॉर्डेल के द्वारा। जॉन हेमिंग और हेनरी कॉर्डेल कौन थे? दे वर द टू कॉलीग्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। दे हैव ज्वाइंड किंग्स थिएटर को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, और वे एक्टर्स थे जो है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहला फोलियो कब आया? 1623 में आया। पहला फोलियो क्या है? कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर 36 प्ले है, जिसमें द टेम्पेस्ट को भी शामिल किया गया था। टेम्पेस्ट किसका एग्जाम्पल है? रोमांस का एग्जाम्पल है, और यह शेक्सपियर का लास्ट नोन रिटन प्ले था जो इंडिविजुअली उन्होंने लिखा था, इसमें कोई को आथर नहीं है। इसका थीम क्या है? लव है और बिट्रायल है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि मेरी मेकिंग एटमॉस्फियर है। ऑल दीज थिंग्स वी सी। और जो पहला फोलियो आया था उसका टाइटल क्या रखा गया? मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज। उसको एडिट और गैदरिंग किसने किया था? आपके जॉन हेमिंग और हेनरी कॉर्डेल ने किया हुआ था। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. एंड अदर पर्सन? Yes, sir, I got it. ओके, ओके। फिर अगला पॉइंट है कि हैड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेम्पेस्ट। जो टेम्पेस्ट है इसका जो हैड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब हाथ से भी एक लोगों ने लिखा हुआ था, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो तैयार किया गया था, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय राल्फ क्रेन। ये नाम ध्यान में रखिएगा कि मैन्युस्क्रिप्ट, इसकी पांडुलिपि राल्फ क्रेन ने तैयार किया था, जो कि एक स्क्राइब विनर थे, इम्प्लॉयड बाय द किंग्स मेन थिएटर। और वो किंग्स मेन थिएटर में ही काम करते थे, जिसमें हेमिंगवे और कॉर्डेल काम कर रहे थे, जिसमें कि हेमिंगवे और कॉर्डेल काम कर रहे थे। आगे फिर मैंने एक टर्म लिया कि जैसे अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट फोलियो, तो क्या था फर्स्ट फोलियो? उसका डिटेल में, फर्स्ट फोलियो 1623 में आया। कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेज है, जिसमें 36 शेक्सपियर के प्लेज थे, जिसको गैदरिंग और एडिटिंग का काम किसने किया था? जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉर्डेल ने किया था। उसका टाइटल क्या था? मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज इज द कलेक्शन ऑफ प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर, commonly referred by modern scholars as the first folio। उसको मॉडर्न स्कॉलर ने फर्स्ट फोलियो नाम दिया। पब्लिश्ड इन 1623, अबाउट 7 years आफ्टर शेक्सपियर डेथ। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शेक्सपियर की मौत के 7 साल बाद जो है वो फर्स्ट फोलियो आया हुआ था 1623 में। और उस समय जो एज रहा होगा, कौन सा एज था? जैकोबियन एज था। प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट, ये फोलियो फॉर्मेट में प्रिंटेड था, एंड कंटेनिंग 36 प्लेस, 36 प्लेस था। शेक्सपियर प्लेस, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय शेक्सपियर्स कॉलीग्स जॉन हेमिंगवे और हेनरी कॉर्डेल ने तैयार किया था। इट वाज डेडिकेटेड, एक नया पॉइंट आज मुझे मिला हुआ, इट वाज डेडिकेटेड टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रदर विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मॉन्टगोमेरी, लेटर फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। व्हाट डिड आई टेल यू? जो पहला फोलियो है वो किसको डेडिकेट किया गया है? इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रदर, दो ऐसे भाइयों का जो अतुल्य है, दो भाइयों का जिस जो अतुल्य। और वो दोनों भाई कौन कौन से रहे हैं? एक है फिलिप हर्बर्ट और दूसरे थे विलियम हर्बर्ट।
विलियम हर्बर्ट, आपको याद होगा कि शेक्सपियर के सॉनेट में भी का डेडिकेशन भी विलियम हर्बर्ट को रहा है, और जो कि विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो थे, उनको जो है शेक्सपियर ने अपना दोनों नैरेटिव पोएम डेडिकेट किया हुआ है। लेकिन ये जो डेडिकेशन है, पहला फोलियो, चूंकि पहला फोलियो शेक्सपियर की देन नहीं है, ये हेमिंग्वे और कॉन्डेल की देन है, और ये हेमिंग्वे और कॉन्डेल ने इसको जो डेडिकेट किया वो विलियम हर्बर्ट को, जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, और उनके ब्रदर फिलिप हर्बर्ट को, जो अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी है, जो फोर्थ अर्ली ऑफ पेम्ब्रोक रहे। यहां तक बात क्लियर हो गई? Yes, या sir. ओके। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत स्लो करके ग्रेजुअली आप बिन गोइंग विद दीस पॉइंट्स, बट आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ड आया था क्वार्टो, क्या होता है क्वार्टो? एक टर्म मैंने लिया है क्योंकि इसी प्ले से जुड़ा हुआ था। क्वार्टो इज द फॉर्मेट ऑफ अ बुक। शुरू में जब किताब पब्लिश होती थी शेक्सपियर के जमाने में या शेक्सपियर से पहले जो है, तो किताब का जो फॉर्मेट होता था उसको क्वार्टो कहा जाता था। ये 4 शीट में होता था और 8 पेज में होता था, चाहे किताब पब्लिश हो चाहे पैम्फलेट पब्लिश होता था। कितने शीट में होता था? 4 शीट में। कितने पेजेस में होता था? 8 पेजेस में। 4 शीट में होने की वजह से इसको क्वार्टो कहा गया। क्वार्टो का मतलब ही होता है कि 1/4, जो चौथाई। क्वार्टो इज द फॉर्मेट ऑफ अ बुक और पैम्फलेट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फुल शीट्स प्रिंटेड विद 8 पेजेस। कितने पेजेस इसमें होते थे? 8 पेजेस होते थे। ऑफ टेक्स्ट 4 to side, then folded twice to produce 4 leaves। खैर, तो क्वार्टो की बात हो गई जो आपको साधारण भाषा में समझाएगा। जॉन हेमिंग और हेनरी कॉल्डेन नाम आया था, ये लोग कौन थे? जॉन हेमिंग का जन्म 1566 में, 1603 में इनकी डेथ हुई थी। वाज एन एक्टर, या एक्टर थे इन द किंग्स मेन थिएटर। किंग्स मेन एक थिएटर का नाम है। इसी थिएटर से शेक्सपियर भी जुड़े थे, इसी थिएटर से जो है हेमिंग्वे भी जुड़े थे, इसी थिएटर से कॉन्डेल भी जुड़े हुए थे, और जिन्होंने पहला मैन्युस्क्रिप्ट द टेम्पेस्ट का तैयार किया था वो भी इसी से जुड़े हुए थे। और किंग्समैन क्या था? द प्लेइंग कंपनी फॉर विच विलियम शेक्सपियर रोड, जिसके लिए विलियम शेक्सपियर ने तमाम प्ले लिखे। ही वाज आल्सो द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द किंग्समैन। ये भी ध्यान में आपको रखना है। जो आपके जॉन हेमिंग थे वे केवल एक्टर ही नहीं थे बल्कि फाइनेंशियल मैनेजर भी थे। रुपए पैसे का सारा प्रबंध वही करते थे। हेनरी कॉन्डेल, जिनका जन्म 1576 में हुआ, 1627 में डेथ हुई थी, वाज अ ब्रिटिश एक्टर इन द किंग्समैन। वो ब्रिटिश एक्टर थे किंग्समैन में विद जॉन हेमिंग्स। जॉन हेमिंग्स के साथ ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिपेयरिंग एंड एडिटिंग द फर्स्ट फोलियो। एक और चीज है, पहला फोलियो जब तैयार किया गया तो उसका जो इंस्ट्रूमेंटल होता था, जो एडिटिंग का काम था, ये जो है हेनरी कॉन्डेल ने किया था। द लेट रोमांस अभी एक वर्ड आया था कि शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट उनका लास्ट रिटन प्ले है, और ये किस कैटेगरी में आता? रोमांस की कैटेगरी में आता। तो क्वेश्चन ये है कि क्या केवल यही शेक्सपियर का एक प्ले रोमांस है या और? तो पता चलेगी कि और भी रहा है। द लेट रोमांस ऑफन सिंपली कॉल्ड द रोमांसेस। जो लेट रोमांस है उसको हम रोमांसेस के भी नाम से जानते हैं। आर अ ग्रुपिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर लास्ट प्लेस। ये विलियम शेक्सपियर के लास्ट प्लेस का एक ग्रुप था। लास्ट में विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखे उनमें से ज्यादातर रोमांस रहे हैं। कौन कौन से थे उस पे देखना। पेरिक्लिस, जिसको ओमिट कर दिया गया था, बाद में सेकेंड फोलियो में शामिल किया गया था, जो 1632 में आया था। पेरिक्लिस, ये भी रोमांस है। प्रिंस ऑफ टायरी, ये भी रोमांस रहा। सिम्बेलाइन, ये भी रोमांस रहा। द विंटर्स टेल, ये भी रोमांस रहा। एंड द टेम्पेस्ट। इतने प्ले शेक्सपियर के रोमांस की कैटेगरी में रहे, ये आपको ध्यान में रखना। मैं फिर से बता दूं कौन कौन सा प्ले। पेरिक्लिस, प्रिंस ऑफ टायरी, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। द टू नोबल किंग्समैन ऑफ विच शेक्सपियर वाज को आथर, जिसके कि शेक्सपियर को आथर थे, वो मेन आथर नहीं थे, उसको मिल करके उन्होंने किसी के साथ लिखा था। ऐसा कहा जाता है
इस सब टाइप्स आल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुपिंग, उसको कभी कभार इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। द टर्म रोमांस वाज फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टर्म रोमांस वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर दीज लेट वर्क्स इन एडवर्ड डाउडेंस शेक्सपियर। एडवर्ड डाउडेन ने शेक्सपियर के ऊपर जो किताब लिखा है वो 1877 ईस्वी में आई है। एडवर्ड डाउडेन ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा है। तो जो एडवर्ड डाउडेन का किताब 1877 में शेक्सपियर के नाम से आया हुआ है, उसमें पहली बार एडवर्ड डाउडेन ने क्या हुआ था, रोमांस शब्द का जिक्र किया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कभी भी ये आता है कि किसने पहली बार इसका नाम लिया, तो आपको एडवर्ड डाउडेन को ध्यान में रखना है। आगे में हाँ, और एक चीज और है, एल्डस हक्सली एक नॉवेलिस्ट है, उन्होंने अपना नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखा। और ये जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, ये फ्रेज कहाँ से लिया गया, द टेम्पेस्ट से लिया गया। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एल्डस हक्सली का नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो रेफरेंस है वो द टेम्पेस्ट से लिया गया है। लास्ट जो है वर्ड है परफॉर्मेंस हिस्ट्री, किसको कहा जाता है, यानी परफॉर्मेंस हिस्ट्री का मतलब कि कब द टेम्पेस्ट को परफॉर्म किया गया था, उसका कोई रिटेन डॉक्यूमेंट्स है। द टेम्पेस्ट जो प्ले है पहली बार 1 नवंबर 1611 ईस्वी को किंग्स बेन थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था, बिफोर जेम्स फर्स्ट, राजा जेम्स फर्स्ट के समय। चूंकि जब 1611 में लिखा गया था तब वो जमाना जैकोबियन एज का था और जेम्स फर्स्ट का था। एट द इंग्लिश रॉयल कोर्ट, और उस दरबार में तमाम सम्मानित लोग उपस्थित थे, एट व्हाइट हार्ट प्लेस ऑन हैलोमास नाइट। तो इतना सारा चीज था। अगर कभी भी होता है कि या इसको पहली बार किंग्स बेन थिएटर में परफॉर्म किया गया था, और उसमें जो लोग उपस्थित थे, कौन लोग उपस्थित थे, राजा, उनके अपने लोग। राजा कौन थे, जेम्स फर्स्ट थे। तो इतना मैंने कर दिया है। आई जस्ट वांट टू गेट योर फीडबैक कि आपको चीजें समझ में आ गई, एंड हाउ डिड यू फाइंड द क्लास। इफ यू Yes, हैव एनी sir. सजेशन लेट मी नो। वन बाय Yes, वन। sir. क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल क्लास रही है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया सब चीजें। ओके, वी हैव विनीता। विनीता, डू यू वांट टू से समथिंग? सैफुद्दीन, प्रीति। Yes, sir. I got Yes, every sir. point. ओके, The class is we very have good and useful for us. Yes, sir. okay, we got Ayushman also. We have Ishrat Jahan, Yes, sir. Yes, Pramesh, sir. We got. ओके you got. तो वी विल बी टुमारो। कल हम लोग जो बात करेंगे वो केवल द टेम्पेस्ट की पूरी कहानी को लेकर के बात करेंगे, इसी टीच विद ऐप पर जो है बात करेंगे। और कल जो बात होगी वो सुबह में होगी, मॉर्निंग में होगी। आप पे मान के चलिए कि 11 बजे के आसपास, 11 बजे से पहले 10 बजे के आसपास। ओके, ओके Okay, सर। sir. थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।